हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान अड्डा। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट, गेन, रेवेन्यू, रिसिप्ट टर्म्स को। टुडे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉस टर्म को। जैसे कि प्रॉफिट, गेन वो दो डिफरेंट टर्म थी, लेकिन लॉस इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ लॉस। दैट मीन्स वो इंसिडेंटल है या फिर वो लॉस जो है हमारा वो एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा है हमारे इनकम से। टोटल एक्सपेंस अगर टोटल इनकम से ज़्यादा है तो भी वो लॉस है, और अगर इंसिडेंटल है तो भी वो लॉस है। इट मीन्स कवर बोथ इंसिडेंटल लॉस और द लॉस सफर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस अवर इनकम। ठीक है, तो इंसिडेंटल लॉस कैसे हुआ? जैसे कि अगर कोई लॉस थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई गोदाउन में, तो इसकी वजह से अगर कोई लॉस हुआ है तो वो भी इसमें कवर होगा। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस अवर इनकम, कि हमारा 2,40,000 रुपये के एक्सपेंसेस थे, टोटल एक्सपेंस। यहाँ जो एक्सपेंस टर्म लिखा है ये कवर करेगा टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम, जो कि हमने प्रॉफिट निकालते वक्त टर्म यूज़ करी थी टोटल, तो वो आएगा। ये 40,000 का हमारा लॉस आ गया। यूज़ कर रहे हैं परचेज का मतलब है सिर्फ गुड्स परचेज। ठीक है, गुड्स जो हमने परचेज किए हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हम उसके लिए गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो इसमें कवर होगा। अगर तुम कोई एसेट्स का परचेज कर रहे हो तो वो इसमें कवर नहीं होगा। गुड्स परचेज मीन्स ओनली परचेज ऑफ गुड्स एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर कोई एक सेलर है वो दूसरे को कोई एसेट सेल कर रहा है तो वो इसमें कवर नहीं होगी। जैसे कि हम पूरा इसको समझते हैं, द टर्म इज़ यूज ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो गुड्स एक्वायर करती है, रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश गुड्स, और उसके बाद उसको वो सेल कर देती है। ठीक है, एक ट्रेडिंग कंसर्न है, उसके लिए गुड्स का मतलब क्या होगा? सिर्फ वो गुड्स जो कि उसने परचेज किए हैं रीसेल करने के लिए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो पहले रॉ मटेरियल खरीदेगी, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी। और अगर कोई पहले से ही एक फर्म है जो कि गुड्स लेती है और बेच देती है, तो उसके लिए गुड्स क्या हुआ? उसने जो गुड्स खरीदा और उसके बाद उसे रीसेल किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि एक क्लोथ डीलर है, क्लोथ डीलर के लिए परचेज उसने किया क्लोथ्स फॉर द रीसेल। ठीक है, तो ये उसका गुड्स हुआ। अगर उसने परचेज किया फर्नीचर अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए, उनकी सिटिंग के लिए, तो वो गुड्स नहीं है। ठीक है, वो क्या है? एसेट्स है हमारे लिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसी तरीके से सेल की। सेल का मतलब है ऑनरशिप ट्रांसफर होना, किसकी? गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर होना। ठीक है, एंड सर्विसेज की, गुड्स की और सर्विस, क्योंकि परचेज में भी परचेज सर्विस को परचेज नहीं होता है, सर्विस परचेज नहीं होती है ना। लेकिन सेल के टाइम पे हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर। ठीक है ना, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। वरुण था एक, जिसने कंप्यूटर ट्रांसफ़र किया, किसको? उसने ट्रांसफ़र किया तरुण को। तो यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन गुड्स की ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो ये सेल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब टर्म सेल में सिर्फ कहाँ पर यूज़ होगा? उसी गुड्स के लिए होगा जो परचेज किया रीसेल करने के लिए हमने। लेकिन अगर हम कंप्यूटर्स में ही डील कर रहे होते, अगर हमारा बिजनेस ही कंप्यूटर का होता, हम कंप्यूटर खरीदते और उसके बाद उसके अंदर थोड़े से पार्ट्स डालते और बेच देते, तो हमारे लिए ये सेल हो जाता। लेकिन अभी वो एक फ्रेंड था, उसका काम था, उसके पास क्या कहते हैं, उसकी एक फर्म थी, कंप्यूटर उसके पास पुराना हुआ, उसकी एसेट्स ही कंप्यूटर, वो उसके ऊपर अकाउंट्स वगैरह बना रहा था, उसका वो पुराना हो गया, अब उसने वो दूसरे को दे दिया, तो वो सेल नहीं है। वहाँ ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है लेकिन वो सेल नहीं है। सेल सिर्फ गुड्स का जिसमें हम डील कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल में अगर हम सर्विस दे रहे हैं
तो सर्विस की सेल, जैसे हम सीए हैं या हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, हम पॉलिसी सेल कर रहे हैं, तो वो हमारी जो उसके बेसिस पे हमें कमीशन मिल रहा है या फीस मिल रही है, तो वो भी इसमें वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें सेल ऑफ एसेट्स कवर नहीं होती। जैसे कि एक क्लोथ डीलर है, वो सेल कर रहा है क्लोथ कस्टमर को, तो वो तो कवर होगा इसमें। लेकिन अगर वो सेल कर रहा है अपने फर्नीचर को, जो फर्नीचर अभी हमने ऊपर परचेज किया था, अब वो उसी फर्नीचर को क्या कर दे रहा है, सेल कर दे रहा है। ठीक है, सेल कर रहा है क्योंकि वो पुराना हो गया है, तो वो सेल नहीं माना जाएगा। इस टर्म में सेल का मतलब ओनली ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड से ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विस इन विच वी डील्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक टर्म परचेज रिटर्न और यहाँ पर एक टर्म हम पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न। ये परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का मतलब है जब हमने कोई गुड्स परचेज किया, हो सकता है वो गुड्स सही नहीं आया, डिफेक्टिव आ गया, या हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी वो था, हमें पसंद नहीं आया, हम वापस कराए। तो जब हम गुड्स वापस कर देते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की जगह आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक टर्म और यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? रिटर्न आउटवर्ड। आउट और इनमें कंफ्यूजन नहीं करना। परचेज का मतलब परचेज है, परचेज से तो आता है, लेकिन जब रिटर्न करते हैं तो जाता है ना, तो रिटर्न आउटवर्ड। और जब सेल रिटर्न करेंगे, कोई कस्टमर हमसे गुड्स लेके गया था, उसे गुड्स पसंद नहीं आया, वो हमें वापस कर गया, तो वो हो गया सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। और अब हमारे पास गुड्स क्या आ रहा है, हमारे घर पे वापस आ रहा है, हमारी फर्म में वापस आ रहा है, तो वो क्या हो गया, रिटर्न इनवॉल्व। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द होल टर्म्स वी हैव लर्न, ओके, and please like, share and subscribe my page, and you can also ask any doubt related to the class 11th and 12th accounts chapters. हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक। स्टॉक का मतलब है कोई भी गुड्स जो कि हमारे पास अनसोल्ड पड़ा है, जिसकी हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, जो अभी तक बिका नहीं है, ईयर एंड हो गया है, तो वो क्या हो गया, स्टॉक। और स्टॉक के लिए एक वर्ड क्या यूज़ होता है, इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक हमारे दो तरीके का होगा। ओपनिंग हमारा बिजनेस नया नहीं है तो लास्ट ईयर भी कुछ बचा होगा, अनसोल्ड होगा, और अगर हमारा बिजनेस नया है तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या स्टॉक हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स हो सकता है जो हमने सेल कर दिया था बट डिलीवर नहीं हुआ। अगर हमने ये 4 चीज़ों को कंसीडर नहीं किया था अपने स्टॉक में, तो हमें दोबारा से कंसीडर करना पड़ेगा इन सबको। ठीक है, जैसे कि गुड्स हमने सेल किए लेकिन वो जो है अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, तो उसको भी ऐड करो। गुड्स हमने परचेज किए थे, रिसीव हो गए हैं, लेकिन अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। अगर गुड्स परचेज कर लिए तो वो भी हमारे स्टॉक का पार्ट बनेंगे। गुड्स हमने कस्टमर को ऑन रिटर्न एंड सेल बेसिस पे, कई बार हमारे पास, हम जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, कोई ले जाता है कि हम इसे वापस कर देंगे पसंद नहीं आया तो जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे होता है और जिसका रिटर्न हमारा 75% एस्टिमेटेड, हमें एक आइडिया कि हाँ ये रिटर्न अब उसकी साइड से कन्फर्म है, वो कह रहे हैं घर पे रह गया है बस, तो हम उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। गुड्स सेंड टू द एजेंट बट नॉट रिमेन अनसोल्ड। हमने एजेंट के थ्रू हमारा गुड्स, हमारे बहुत सारी फर्म्स हैं, हम अकेले एक आउटलेट से गुड्स सेल नहीं करते, हमारे एजेंट्स हैं बहुत सारे, तो वो एजेंट के पास अभी गुड्स जो है हमारा रखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा स्टॉक है वो हमारा, अगर एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जैसे कि हमने परचेज में पढ़ा था ना, एक ट्रेडिंग कंसर्न होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है और एक सर्विस आउटलेट्स होते हैं हमारे। तो हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टॉक सिंगल फॉर्म में नहीं होगा, स्टॉक बहुत सारी फॉर्म में होगा। पहले रॉ मटेरियल, फिर उसका वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड। जैसे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखते हैं, लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कॉटन मिल है हमारी। कॉटन मिल में पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हमने उस पर वर्क शुरू किया, अब वो कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा, उससे हमने धागे, थ्रेड जो बना दिए, उससे हमने कॉटन खरीदी, कॉटन से अब थ्रेड्स की फॉर्म में वो आया, अब थ्रेड से वो गारमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो थ्रेड की फॉर्म में वो आया वो अभी सेमी फिनिश प्रोसेस में, उसके थोड़े थोड़े बटन्स हम लेके आए रॉ मटेरियल, अब हमने बटन्स की उनकी सेटिंग कर दी,
और जब फिनिश गुड्स हुआ वो प्रॉपर एक शर्ट की फॉर्म में रेडी हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा फिनिश गुड्स। अब हम ऐसे ही एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, डेटर्स। डेटर्स क्या है? टू whom the goods have been sold and service rendered बट जब पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ऐसे कस्टमर, कई बार हम अपना सारा काम कैश बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, हम गुड्स, हमें जो पता है हमारे ट्रस्टेड कस्टमर हैं, हम उन्हें ऑन क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल कर देते हैं। तो जब तक उनसे हमें पैसा नहीं मिलता है, दे आर कॉल्ड अवर डेटर्स। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिटर्स, अब हम गुड्स सारा का सारा इतनी बड़ी फर्म चलाते हैं तो कैश बेसिस पे परचेज नहीं कर सकते हैं। तो जब तक पेमेंट अनपेड रहती है, जब तक हमारी पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट ऑफ परचेज रिमेन अनपेड। ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं क्रेडिटर्स। अभी हम डेटर्स में एक टर्म और पढ़ेंगे जो मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ, बैड डेट्स। एक शॉर्ट रिव्यू उसका देती हूँ। बैड डेट्स एक हम टर्म पढ़ेंगे। वो बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है कि सारे हम अगर हमारे पास 100 कस्टमर है रेगुलर जो कि ऐसे हैं क्रेडिट पे लेते ही लेते हैं सामान, ठीक है, उनका पैसा, उनकी एक साइकिल पीरियड बना हुआ है, कोई 15 दिन में वापस पैसे का पेमेंट करता है, कोई 1 मंथ में, कोई 1.5 मंथ में। लेकिन कुछ कस्टमर बीच में से ऐसे हो जाते हैं जो कि हमारा पैसा उन रख के ही बैठ जाते हैं, एक टर्म हम कहते हैं मार के बैठ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा पैसा नहीं देंगे। हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, 2 महीने हो गए, 3 महीने, 6 महीने, अब तो हमें लग रहा है वो हमारा पैसा नहीं देंगे। तो हम उन्हें क्या कह देते हैं कि दे आर बैड डेट्स, वो हमारा पैसा डूब गया। बैड डेट्स, पैसा डूब गया, उन डेटर्स से हमें पैसा रिसीव नहीं होगा अब।